हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर में स्वागत है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि मैं आपको लगातार फर्स्ट बुक का तीसरा चैप्टर में लगातार पढ़ा रहे हैं। हर रोज आपको एक वीडियो आ रहा है। आज उसी की श्रेणी में, उसी के क्रम में चौथा वीडियो है जिसमें हम इस चैप्टर को एंड करेंगे और ये बताने का प्रयास करेंगे कि कैसे हमारे समाज में पहले शुरुआती दौर में कोई भिन्नता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे समाज जब डेवलप हुआ तो इसमें भिन्नताएं आई और विषमता भी पैदा हुआ, जिसकी व्याख्या बुद्ध अपनी किताब सूत पिटक में बड़ी ही सही तरीके से करते हैं। इसको भी हम लोग समझेंगे और फिर हम साहित्यिक स्रोतों में इतिहास लेखन में क्या क्या समस्या, क्या क्या बातें होती है, इन सब की चर्चा दोस्तों आज करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि क्या महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, इस बात की भी चर्चा करेंगे, जो कई बार आपको लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पूछा गया है कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। क्या आप इस बात से सहमत हैं तो बताइए, या नहीं है तो मत बताइए, व्याख्या दीजिए। तो दोस्तों चलिए आज हम बात करते हैं चैप्टर के अंतिम पार्ट पर। कह रहा है कि एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा, यानी वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा क्या है, इसको हम समझने की बात करते हैं। और संपत्ति में भागीदारी, इसको बड़ी ही आसान तरीके से बुद्ध ने समझाने की कोशिश किया है। कह रहा है कि अभी तक हम यह पढ़ते आ रहे थे कि लोग अपनी संपत्ति के आधार पर अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा का दावा करते हैं, निश्चित तौर पर कि मेरे पास इतना संपत्ति है, मेरे पास इतना प्रॉपर्टी है, और इसी संपत्ति और इसी प्रॉपर्टी के आधार पर हम यह दावा करते हैं कि हम समाज में हमारा कैसा स्थान है। लेकिन ठीक है का दावा करते थे और फिर उन्हें सामाजिक स्थिति प्रदान की भी जाती थी। अच्छा संपत्ति, अच्छा पैसा, अच्छा सब कुछ होता था तो उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा भी मिलता था, की जाती थी। लेकिन समाज में कुछ अन्य संभावनाएं भी थी जहां दानशील आदमी का सम्मान किया जाता था और अपने लिए धन इकट्ठा करता था, यहां तक कि उसे घृणा का पात्र भी हम मानते थे, समझा जाता था। यानी जो व्यक्ति ज्यादा धन की संपत्ति रखता था, ज्यादा धन रखता था, तो उसको घृणा का पात्र माना जाता था शुरुआती दौर में। ठीक है, इसकी जानकारी हमें तमिलकम मतलब दक्षिण के 3 राज्य थे जिनको हम तमिलकम कहते थे, जिसमें केरल भी था, उसमें कर्नाटक भी था, और इसी में केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु हुआ करते थे। क्षेत्र से प्राप्त होता है जहां पर 2000 वर्ष पहले अनेक सरदारी थी, इन्हीं की कहानियों से सुनने को मिलता है। इसका उल्लेख तमिल भाषा के संगम साहित्य में किया गया है, जहां सामाजिक और आर्थिक संबंधों का अच्छा चित्रण किया गया है, जहां पर यह दिखाया गया है कि लाख विषमताएं और निर्धन होने के बावजूद भी संसाधनों पर नियंत्रण सभी का समान रूप से होता था। कहां पर? दक्षिण भारत में। लेकिन ऐसा उत्तर में हमें देखने को नहीं मिलता। सभी मिल बांट कर उसका उपयोग भी करते थे। साउथ में हमें ये सब देखने को मिलता था, लेकिन उत्तर भारत में ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है। और इसी बात की व्याख्या बुद्ध करने जा रहे हैं, जिसमें हम सामाजिक विषमताओं की व्याख्या करने जा रहे हैं। एक सामाजिक अनुबंध की समाज कैसे बना था। कह रहा है कि सामाजिक विषमताओं की व्याख्या अगर हम सूक्ष्म दृष्टिकोण से करें, यानी समाज में क्या भेदभाव था, या पहले से ही था, या भेदभाव लाया गया था, इसका अगर हम सूक्ष्म दृष्टिकोण से अध्ययन करें तो हम व्याख्या करें तो हम देखते हैं कि इस विषमता को लेकर लोगों का अलग अलग दृष्टिकोण है। एक तरफ जहां धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र में 4 प्रकार के वर्णों को आधार बनाकर समाज की सृष्टि का आधार प्रदान किया गया, यानी 4 वर्णों को ही आधार बना करके समाज में भेदभाव को रखा गया है या उसकी सृष्टि का निर्माण किया गया है। वहीं दूसरी तरफ बौद्धों ने समाज में फैली विषमता का अपना अलग दृष्टिकोण प्रकट किया है। बुद्ध ने अलग बताया है कि नहीं, जो ब्राह्मण कह रहे हैं 4 वर्ण, ऐसा नहीं है। इसके लिए तो हमें बहुत पीछे जाना, और बड़ी ही आसानी से हम जब समझेंगे तो पता चलेगा कि ऐसा वहां पर कुछ भी नहीं था। और उन संसाधनों का विरोध भी करते हैं जिन्होंने उसे जन्म भी दिया।
बौद्धों का मानना है कि शुरुआती दौर में समाज में कोई विषमता नहीं थी, यानी शुरू शुरू में समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव या विषमता नहीं था। उसे सिद्ध करने के लिए इन्होंने अपनी पुस्तक सूत पिटक का सहारा लिया, जिसमें बुद्ध के शिक्षाओं का संग्रह किया गया है। सहारा लिया, उसमें वर्णित मिथक के माध्यम से यह बताने का प्रयास करते हैं कि प्रारंभ में मानव पूर्णता विकसित नहीं था, ना ही वनस्पति जगत ही विकसित था। सभी शांति से रहते थे और प्रकृति से उतना ही लेते थे जितना उनको जरूरत था। ऐसा तो हम लोगों ने भूगोल में भी पहले चैप्टर में पढ़ रखा है, मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीयकरण। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहां पर भी ऐसा ही बुद्ध बताते हैं। फिर कहते हैं कि धीरे धीरे समाज में वैमनस्य कैसे आया उसकी भी व्याख्या करने की कोशिश वो करते हैं, किंतु समय बीतने के साथ इसका पतन हो गया और मनुष्य अधिकाधिक लालची होने लगा, प्रतिहिंसक हो गया और कपटी भी हो गया। इस प्रकार सामाजिक विषमता का विकास हो गया। ऐसे में अपनी सुरक्षा के लिए लोगों ने एक व्यक्ति को चुना जिसे महासम्मत की उपाधि दी गई, जिसे आगे चल करके राजा कहा गया। यानी बता रहा है कि शुरुआती दौर में समाज में कोई भेदभाव नहीं था। धीरे धीरे जब हम आगे बढ़े तो वही व्यक्ति राजा बना, यानी वो व्यक्ति को हमने एक व्यक्ति को चयन कर लिया और उस चयन किए हुए व्यक्ति को हमने महासम्मत का नाम दिया। वही आदमी आगे चल करके धीरे धीरे लालची हो गया, कपटी हो गया, प्रतिहिंसक हो गया और अपने पीढ़ी को ही वंशानुगत सिद्ध कर दिया और यहीं से राजा का पद स्टार्ट हो गया। आप जो कह रहे हो कि 4 वर्णों की व्यवस्था धर्मशास्त्र में ऐसा, मनुस्मृति में और ईश्वरीय है, ऐसा नहीं है। यही बुद्ध बताने का प्रयास कर रहे थे कि समाज में वैमनस्य खुद ही आया है, पहले नहीं था, बाद में धीरे धीरे आपने ही लाया। तो ठीक है, कहा गया उससे यह पता चलता है कि राजा का पद लोगों द्वारा चुना गया। राजा लोगों की सेवा करता था और उसके बदले में सेवक उसे कर देते थे और समाज में कोई भेदभाव नहीं था। लेकिन समय के साथ समाज में परिवर्तन भी हुआ और सामाजिक विषमता का विकास हुआ और यहीं से हमारे समाज में धीरे धीरे भेदभाव की प्रवृत्ति उत्पन्न होने लगी और भेदभाव बढ़ने लगा। ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो बुद्ध ने बड़ी ही सातिर तरीके से, बड़ी ही अच्छे तरीके से इस सामाजिक अनुबंध का उल्लेख किया है और बताया है कि समाज में विषमता थी नहीं, लाई गई थी। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल। कभी भी जब हम इतिहास को लिखते हैं तो उसके लिए हमें 2 तरह के स्रोत का इस्तेमाल करना पड़ता है और हम करते भी हैं, जिसमें साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत होता है। लेकिन हम समाज पढ़ रहे हैं, समाज के लिए साहित्यिक स्रोत ही सबसे उचित होता है, क्योंकि दूसरे चैप्टर में हमने पढ़ा था कि पुरातात्विक स्रोतों की कुछ अपनी सीमाएं होती हैं। उसमें हमने देखा था कि वो आर्थिक और सामाजिक चीजों को पूर्ण रूप से चित्रण करने में असमर्थ होता है, नहीं कर पाता है। तो बड़ी अच्छी तरह से चित्रण करने में समाज को साहित्य में ही डेवलप होता है। इसीलिए साहित्यिक परंपरा में हम महाभारत को यहाँ पे रखते हैं और महाभारत के माध्यम से हम देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अब कह रहा है कि इतिहासकार जो होते हैं और महाभारत, इतिहासकार किसी भी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय अनेक पहलुओं पर विचार करते हैं, जैसे भाषा, जैसे काल, इस प्रकार ग्रंथ किसने लिखा, क्या लिखा आदि उपरोक्त मुद्दों का जायजा लेने के बाद ही इतिहासकार किसी भी ग्रंथ की विषय वस्तु का इतिहास को पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल करते हैं। महाभारत जैसे विशाल और जटिल ग्रंथ के संदर्भ में यह कल्पना की जा सकती है कि यह कितना जटिल कार्य रहा होगा। निश्चित तौर पर जटिल कार्य रहा होगा। इतना बड़ा किताब जिसमें लाखों श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं, इतने साल लग गए, इतनी बड़ी बात है, इसको इतिहासकारों ने कैसे समेट करके लिखा होगा, कैसे इसको अलग अलग बिखरे हुए श्लोकों को एक साथ रख करके लिखा होगा, जिसमें हम B.S. सूक्तंकर को बड़ी ही महत्वपूर्ण दर्जा दे सकते हैं, जिन्होंने 1919 में इतने बड़े प्रोजेक्ट का काम शुरू किया और लगभग 47 वर्षों में कंप्लीट करके इसको रख डाला और एक नए महाभारत की संकल्पना यानी
इतिहास बनाया। हालांकि इससे पहले माना जाता है कि भारतसारथी और ऋषि व्यास ने इसको लिखा था, लेकिन उन्होंने लिखा, देखा, लेकिन ये संकलन किया, ये बताया कि कैसे कैसे अलग अलग जगहों से हमने इकट्ठा करके पूरा किया था। अब कह रहा है कि किसी इतिहासकार को कभी भाषा और विषय वस्तु को भी बड़ा सावधानी से रखना पड़ता है कि भाषा और विषय वस्तु क्या होना चाहिए। महाकाव्य महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में की गई है, जो काफी ही सरल प्रतीत होता है। हालांकि आगे चलकर कई भाषाओं में भी इसका अनुवाद किया गया। इतिहासकार इस ग्रंथ की विषय वस्तु दो भागों में दो मुख्य शीर्षकों के माध्यम से उल्लेख करते हैं। एक आख्यान, जो कहानियों के माध्यम से कहीं कहीं पे बताते हैं, और दूसरा उपदेशात्मक, अर्थात जो व्याख्या करते हैं, जिसमें जीवन के आचार व्यवहार इन सब चीजों की बातें होती है। इसके अंतर्गत आख्यान में तो कहानियों का संग्रह किया गया है, लेकिन उपदेशात्मक भाग में सामाजिक आचार विचार के मानदंड को चित्रण किया गया है। किंतु यह विभाजन एक एकांगी नहीं है, मतलब एक तरफा नहीं है। आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को इतिहास की ही श्रेणी में रखा गया है, जिसका अर्थ है ऐसा ही था। महाभारत के इतिहास में, यानी भारत के इतिहास में महाभारत को एक महाकाव्य का दर्जा दिया गया है। महाभारत की रचना महाकवि व्यास ने की थी। उनके मूल ग्रंथ में धार्मिक विचारों, उपदेशों और वीर गाथाओं का भी उल्लेख किया गया। यानी महाभारत केवल पारिवारिक बातों को ही नहीं बताता है, अन्य चीजों को भी बताने का प्रयास करता है। इसमें लगभग 18 अध्याय और 1 लाख से ज्यादा श्लोक हैं। महाभारत की कहानी कौरव और पांडव के चारों ओर ही घूमती है, इन दोनों भाइयों के बीच में घूमती है। विष्णु अवतार कृष्ण ने भी इस महाकाव्य में कर्म को ही प्रधान बताया है। इस ग्रंथ में भारतीय संस्कृति की झलक मिलती है तथा समाज में होने वाली घटनाओं का उल्लेख भी मिलता है। यह ग्रंथ विवाह पद्धति, जाति व्यवस्था, पारिवारिक संबंध, अनुबंध का ही आपसी बैर है आदि सभी पहलुओं को दर्शाता है। अनेक विदेशी जातियां जो उस समय भारत में रहती थी, उनका भी उल्लेख किया गया है। महाभारत में ऐतिहासिक एवं धार्मिक सामग्री की अधिकता है। साधारण जनता के लिए शिक्षा एवं कथाओं का संग्रह है। भाषा सरल होने के कारण आम जनता के बीच भी यह बहुत ज्यादा क्या है, लोकप्रिय था महाभारत। और बड़ी आसानी से लोग महाभारत को समझते भी हैं, देखते भी हैं और उससे ज्ञान भी हासिल करते हैं। एक सामाजिक संरचना को दिखाता है कि कैसे हमारे यहाँ पहले का समाज था। इसकी लेखक और तिथियां भी बड़ा महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। महाभारत की रचना किसने की, एक अति संवेदनशील प्रश्न है, जिसमें कुछ लोगों का मानना है कि इसकी रचना भाट सारथी ने की, जिसे सूत कहा गया था। ठीक है, भाट सारथी महाभारत की रचना कविताओं के रूप में किया। वहीं दूसरी तरफ कहा जाता है कि साहित्यिक परंपरा में इस महाभारत के रचयिता ऋषि व्यास हैं। हालांकि बीच बीच में इस ग्रंथ में कई अंश अलग से जोड़े भी गए हैं और महाभारत की तिथि के बारे में ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना लगभग 200 से लेकर के 200 एडी के बीच में की गई थी, लेकिन बीच बीच में अंश जोड़ने की वजह से यह 200 से लेकर के 400 एडी के बीच में जोड़ा गया, यानी आगे बढ़ गया। अब कह रहा है दोस्तों की सदृशता, यानी बहुत सारी चीजें हमें यहाँ देखने को भी मिलती है जो सच्चाई में यहाँ पर उपलब्ध है। उस सदृशता क्या है, तो कह रहा है कि उस प्रामाणिकता से है जो महाभारत और महाकाव्य में लिखित कथा वस्तु से संबंध रखता है। इसकी प्रामाणिकता और जीवंतता का उल्लेख अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अपने हिसाब से किया है, जिसमें मेरठ जिले के पास हस्तिनापुर के गांव का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें हमने बहुत कुछ देखने और समझने की वहां पर कोशिश की है। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चन एक आता है कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ, क्या वाकई में महाभारत एक गतिशील ग्रंथ था या नहीं था? इसकी चर्चा हम करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। इसका विकास संस्कृत के पाठ के साथ ही समाप्त नहीं हो गया, बल्कि शताब्दियों से इस महाकाव्य के अनेक रूपांतरण भिन्न भिन्न भाषाओं में
होते रहते हैं। यही अलग अलग भाषाओं में रूपांतरण ही तो दर्शा रहा है कि महाभारत सदियों से लेकर के आज तक चलता आया, यानी अपने आप में महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। उसमें लिखी हुई बातें, उसमें कही गई बातें, उसमें समाज की बातें, उस समय की नाटक, सब कुछ आज प्रचलन में है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। लिखे जाते रहे हैं ये सब उस संवाद को दर्शाते थे जो इनके लेखकों, अन्य लोगों और समुदायों के बीच हुए। अनेक कहानियां जिनका उद्भव एक क्षेत्र विशेष में हुआ और जिनका विशेष लोगों के बीच प्रसार हुआ, वे सभी इस महाकाव्य में शामिल कर ली गई। साथ ही इस महाकाव्य की मुख्य कथा की अनेक पुनर्व्याख्याएं भी की गई है। इसके प्रसंगों की मूर्ति और चित्रों में भी दर्शाया गया है। इस महाकाव्य ने नाटकों और नृत्य कलाओं के लिए भी एक विषय वस्तु प्रदान किया। जो आज लोग क्या करते हैं, नाटक करते हैं और नृत्य कलाओं के बारे में बताते हैं, जो महाभारत से ही सीख करके, महाभारत को पढ़ करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महाभारत वास्तव में एक गतिशील ग्रंथ है, क्योंकि उस समय अर्थात 200 बीसी से लेकर 400 एडी के बीच में जो भी घटना घटित हुई, वो घटना आज भी हमारे समाज में अगर प्रचलन में है तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि महाभारत गतिशील ग्रंथ है। इस प्रकार दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इससे बेहतर वीडियो मैं आपके पास लाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।